Hello students, I am your EVS teacher Smita Zambre and today we are going to start our 12th lesson from EVS part 1, that is food for all. In this lesson we are going to learn the following points. First point is the agriculture. Second point is the agricultural work. Third point is the traditional agriculture. Fourth point is the improved methods of agriculture. Fifth point is the fertilizers. Sixth point is the food storage and conservation of environment. Seventh point, the green revolution. Eighth point, food security. And the ninth point is the agricultural assistance program. So students, now let's move towards the first point of this lesson, agriculture. In this point, we are going to take the information about the agriculture. So students, as we know that in India about 60% of land is used to agriculture, or in our India we can say that the main occupation is the agriculture. So for this, seasons are very important. So there are two main agricultural seasons in our country. The season from June to October is called the Kharif season. जो rainy season होता है, that is called as the Kharif season, and the crops are mainly watered by the rain. The second season is from the October to March, and that is the Rabi season. So in addition, मतलब अभी कुछ महीने बच जाते हैं, जैसे कि मार्च से लेकर अप्रैल, मई, जून, तो ये जो 4 महीने हैं, in addition to that some crops are also taken that are called as the summer crops. So this is the information about the agriculture. Now the second point of this lesson is the agricultural work. अभी हमें ये देखना है कि खेती में कौन से काम होते हैं, या फिर अच्छी खेती अगर हमें करनी है, एग्रीकल्चर अगर करना है, तो उसके लिए क्या क्या हमें ज़रूरी होता है. सो स्टूडेंट्स, अ गुड हार्वेस्ट प्रोवाइड्स अस अ गुड इनकम और मनी. अगर हमारे खेत में से अच्छा यील्ड यानी कि उत्पादन अगर आता है तो वो हमें एक अच्छा इनकम देता है. तो उसके लिए कौन से चीज़ों की ज़रूरत होती है. सो फॉर दिस वी नीड अ फर्टाइल लैंड. हमारे पास अच्छा खेत होना चाहिए. गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए. अच्छे फर्टिलाइजर्स चाहिए. एंड द अवेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ द नेसेसरी फॉर क्रॉप्स. अगर ये सारी चीज़ें हमारे पास है तो हमारा एग्रीकल्चरल वर्क जो है वो बहुत अच्छे से होगा. Now let's move towards the third point of this lesson is the traditional agriculture. Traditional agriculture यानी कि पारंपरिक पद्धति से जो है वो खेती करना. जैसे कि बहुत सालों पहले जो है वो मोस्टली फार्मर्स क्या करते थे, अपनी फैमिली को साथ में लेकर जो है वो खेत में के हर काम जो है वो करते थे. सो कौन से काम रहते हैं, जैसे कि प्लगिंग करना है ना, टीलिंग करना, या फिर अगर क्रॉप्स को अगर पानी देना है, और अगर खेत में अगर हमारे वेल है तो वेल से पानी निकालने के लिए ऑक्सन यानी कि बैल की मदद लेते थे, उसे मोट कहा जाता था. सो ये ट्रेडिशनल वे से जो है वो पहले जो है वो फार्मर्स क्या करते थे, खेती करते थे. कोई भी मशीन्स का इस्तेमाल तब नहीं होता था. हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग अगर करनी है तो एट दैट टाइम फार्मर्स जो है वो अपनी फैमिली मेम्बर्स की जो है वो हेल्प लेता था. तो ट्रेडिशनल फार्मिंग जो है वो बहुत पहले होता था, जब कोई मशीन्स जो है वो अवेलेबल नहीं थी. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द इम्प्रूव्ड मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर. जैसे कि मैंने कहा कि ट्रेडिशन एग्रीकल्चर में जो है वो फार्मर अपने खुद के परिवार के साथ जो है वो खेती करता था. तो ह्यूमन जो कुछ होते हैं, ह्यूमन बींग्स, उनके हर एक काम को जो है वो कुछ क्या होते हैं, उनकी कैपेसिटी होती है काम करने की. लेकिन अभी मशीन्स आ गए हैं, मशीन्स कितना भी काम जो है वो बिना थके कर सकते हैं. तो इम्प्रूव्ड मेथड्स में क्या क्या है, इसमें हम देखेंगे कि इम्प्रूव्ड सीड्स है. अगर हम अच्छे से अच्छे सीड्स अगर क्रॉप लगाते हैं, अच्छे क्रॉप्स लगाते हैं, है ना, सीड्स अच्छे लगाकर, तो ऑब्वियसली उसका उत्पादन हायर यील्ड आएगा. एंड वो जो सीड्स होते हैं वो रिसर्च के थ्रू डेवलप किए होते हैं, है ना, और उसके अंदर जो है वो पेस्ट अटैक करने की क्षमता भी उनके अंदर होती है.
या फिर पानी देने की नए नए अगर हम तरीके देखते हैं, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन है, उसे मराठी में ठिबक सिंचन पद्धति कहा जाता है, या फिर स्प्रिंकल इरिगेशन जो होता है जिसे मराठी में तुषार सिंचन कहा जाता है। इस जैसे मॉडर्न तरीके से अगर हम पानी देते हैं पौधों को तो देयर इज़ नो वेस्टेज ऑफ वाटर। एक तो वहाँ पे पानी का वेस्टेज भी नहीं होगा और प्रॉपरली हम प्लांट्स को क्या कर सकते हैं, पानी भी दे सकते हैं। बिकॉज क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा पानी अगर हमने प्लांट को दे दिया सो देयर आर चांसेस टू रॉट द प्लांट, सो वी कैन नॉट गिव द सो मच वाटर टू द प्लांट। सो दीज आर द इम्प्रूव्ड मेथड्स। यहाँ पर हमने सुधारित पद्धति का इस्तेमाल कर कर अगर हम जब खेती करते हैं तो कम समय में ज़्यादा उत्पादन जो है वो हमारे पास आता है। Now moving towards the next point of this lesson is the fertilizers। जैसे कि स्टूडेंट्स हमें मालूम है कि प्लांट जब अच्छा ईल्ड देता है तो हमें इनकम अच्छा होता है। तो प्लांट को अच्छा ईल्ड देने के लिए जैसे हम अच्छे सीड्स इस्तेमाल करते हैं उसी तरह हमें अच्छा फर्टिलाइजर खाद भी जो है उसको देना पड़ता है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, नेचुरल एंड केमिकल सो नेचुरल फर्टिलाइजर्स आर गुड। जब अगर हम कंपैरिजन करेंगे केमिकल फर्टिलाइजर्स और नेचुरल फर्टिलाइजर्स में तो ऑब्वियसली हमेशा नेचुरल फर्टिलाइजर्स ही लैंड के लिए अच्छे रहते हैं, क्योंकि केमिकल्स जो है वो आगे चलकर हमारे ज़मीन को सलाइन या फैलो मतलब बंजर कर सकते हैं। मतलब क्या है, लैंड की प्रोडक्टिविटी जो है वो केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से क्या हो सकती है, कम हो सकती है। क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स देखो कम समय में बहुत ज़्यादा उत्पादन देते हैं, लेकिन अगर हम बार बार उसी का इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो इट मेक्स द लैंड सलाइन एंड फॉलो। सो अगर हमने उसको खाद डाला है, अच्छे से क्रॉप भी आ गया है, लेकिन उस क्रॉप को जो है वो हमें क्या करना पड़ता है, पेस्ट यानी कि अड़ी जिसको हम बोलते हैं, या फिर इंसेक्ट है ना, कीड़े मकोड़े, उनसे भी प्लांट को हमें बचाना होता है। सो वी हैव टू स्प्रे द इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड टू द क्रॉप्स। जब वो प्लांट्स अच्छे से क्रॉप बड़े हो जाते हैं तो ये भी उसके ऊपर हमें स्प्रे करना पड़ता है। तो अभी स्प्रे कर दिया, अच्छे से हमारा जो है अनाज अगर आ गया है तो उसको स्टोर करके रखना भी एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण काम होता है। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट स्टेप, स्टोरेज ऑफ ग्रेन। बिकॉज जब हम अनाज को निकाल लेते हैं तो उसे अच्छे से ड्राई सैक्स में भर कर रखना, उस अनाज को सन में जो है वो अच्छे से सुखाना, ताकि वो थोड़ा सा भी अगर गीला रहता है तो वहाँ पे फंगस अटैक होने के चांसेस होते हैं। और जिस जगह पे हम उसे स्टोर करके रख रहे हैं उस जगह को भी हमें अच्छे से क्या करना होता है, केमिकल स्प्रे करके अच्छे से जो है वहाँ पे रख सकते हैं। नहीं तो फिर एंट्स, फंगस या फिर पेस्ट अटैक जैसी चीज़ें वहाँ पर आकर हमारा पूरा क्रॉप जो है वो बर्बाद कर सकती है। मूविंग टुवर्ड्स द सिक्स्थ पॉइंट ऑफ दिस लेसन इज दैट द फूड स्टोरेज एंड द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। फूड स्टोरेज यानी कि फूड को स्टोर करके रखना। जैसे हम ह्यूमन बींग्स देखो बहुत बार जो है हम साल भर का राशन या फिर अनाज जो है वो ला कर रखते हैं। जस्ट लाइक दैट ह्यूमंस की तरह एनिमल्स भी अपना खाना स्टोर करके रखते हैं। जस्ट लाइक हनी बीज स्टोर देयर नेक्टर इन हनी कॉम, स्क्विरल्स स्टोर देयर सीड्स इन देयर नेस्ट, आल्सो एंट्स जो है वो अपना भी खाना स्टोर करके रखती है। प्लांट्स आल्सो स्टोर देयर फूड इन देयर बॉडी पार्ट्स। जस्ट लाइक बॉडी पार्ट्स के अलावा हम कहेंगे उनके जैसे कि स्टेम है या फिर उनका लीफ है या फिर उनके रूट्स है, उनके अंदर प्लांट्स भी अपना खाना जो है वो बचा के रखते हैं। आल्सो ह्यूमन बींग्स जो है वो वेयर हाउसेस में अनाज को जो है वो स्टोर करके रखते हैं। बट समटाइम्स जैसे कि अर्थक्वेक या फिर हेल स्टॉर्म या फिर ड्रॉट, फ्लड या फिर साइक्लोन जैसे अगर नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं तो क्या करेंगे, ये जो कुछ हमने अनाज स्टोर करके रखा है उसे भी डैमेज कर सकते हैं, या कई कबार इसकी वजह से जो हमारा क्रॉप फार्म में है उसे भी वो डैमेज कर सकते हैं। सो दीज आर द नेचुरल डिजास्टर, उसे हम कुछ नहीं कर सकते। बट मैक्सिमम कोशिश हमें ये करनी है कि अगर आगे चलकर ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हमें आते हैं तो हमारे पास जो है वो स्टोरेज में जो है वो खाना जो है हम बचा कर रख सकते हैं। Now let's move towards the next point of this lesson is the Green Revolution. So the Green Revolution in India brought by the Dr. M.S. स्वामीनाथन। उन्होंने जो है वो राइस और व्हीट की
जो सीड्स है उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च किया था, बिकॉज एज वी नो दैट द पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया एंड अदर कंट्रीज आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। सो अगर हमें उन सबको जो है अगर हमें उन्हें अनाज देना है तो हमें ऐसे सीड्स जो है वो देने होंगे जो कम समय में जो है हमें ज़्यादा यील्ड देंगे। सो बिकॉज ऑफ दिस वी कैन प्रोड्यूस द सरप्लस ग्रेन्स, और सभी लोगों को जो है हम क्या कर सकते हैं, अनाज या फिर क्रॉप से जो कुछ हमें उत्पादन मिलता है वो उसे हम सबको जो है वो दे सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज द फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी मीन्स, as we already know that the food, water, shelter, air, these are the basic needs of all human beings, and so सरकार की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर एक इंसान को जो है वो खाना मिले। सो many countries made laws to ensure that every person gets sufficient food according to the food security law। तो इसके लिए एक फूड सिक्योरिटी लॉ ही बनाया गया है 2013 में कि सभी लोगों को, each and every person make that they ensure that they get the food to each and every person। So our country also enacted this law and this helped to fight against the malnutrition। मतलब जो बच्चे माल न्यूट्रिशन, कुपोषित होकर या फिर स्टारवेशन या फिर भूखमारी से हर साल मर जाते हैं, और उस हंगर की वजह से, भूख की वजह से जो लोग मर जाते हैं, तो उसके लिए ये जो फूड सिक्योरिटी लॉ है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल जो है वो हुआ है। इससे फिर सरकार जो है वो मुफ्त में बहुत लोगों को जो है वो खाना जो है वो देती है। नाउ द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस लेसन इज द एग्रीकल्चरल असिस्टेंस प्रोग्राम। जैसे कि फार्मर्स अभी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड मेथड्स का इस्तेमाल कर फार्मिंग अभी कर रहे हैं। सो फॉर देम गवर्नमेंट जो है अभी एग्रीकल्चरल असिस्टेंस प्रोग्राम जो है वो उनके लिए कैरी कर रही है, और इस वजह से फार्मर्स कैन गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। थ्रू दिस दे कैन अप्लाई द न्यू मेथड्स इन देयर फार्मिंग, और उसकी वजह से एक तो कम समय में उनको बहुत ज़्यादा अच्छा यील्ड एंड इनकम भी जो है वो उनको मिल सकता है। ओके, सो इन दिस वे स्टूडेंट्स वी फिनिश्ड आवर 12th lesson फूड फॉर ऑल। प्लीज watch the video carefully and read the lesson carefully. Thank you. Hello students, please like, share and subscribe my channel and press the bell icon to get the notification of new videos. Thank you.